दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि के कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर रूप, और ये कुल 4 प्रकार के रूप हैं। खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक या औद्योगिक या मुद्रादायिनी फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। इनके पहले के वीडियो में हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ लिया है। खाद्यान्न फसलें जो एक तो हमारे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये सभी, और दूसरी दलहनी फसलें जो थी चना, उड़द, मूंग, अरहर, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम व्यावसायिक फसलें, औद्योगिक फसलें या मुद्रादायिनी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख मुद्रादायिनी या औद्योगिक या नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें। भारत की कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर इनका उत्पादन होता है। व्यावसायिक कृषि या व्यावसायिक फसलों का जो भी काम किया जाता है वो भारत की जितनी खेती की भूमि है, कृषि भूमि, जितनी भी कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि के 1/4 भाग पर इनका उत्पादन होता है। यानी व्यवसाय के मामले में हमने इसके जो पहले के वीडियो में देखा था कि भारतीय जो कृषि है वो जीवन निर्वाहन पद्धति के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जब तक 1/4 से आगे नहीं बढ़ता है, जब 1/2 होगा, फिर 2/3 होगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे देश के किसान हैं वो आय के स्रोत के संबंध में इन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। परंतु अभी भी हम बहुत पीछे हैं। 1/4 भाग पर इन फसलों का उत्पादन होता है, जिनको मुद्रादायिनी फसलें या नकदी फसलें कहा जाता है। इनसे किसानों को आय के साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है। ये जो फसलें हैं मुद्रादायिनी या औद्योगिक या नकदी या व्यावसायिक फसलें, इनसे किसानों को तो फ़ायदा होता ही है, किसानों को तो आय होती है, पर इसके साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है। औद्योगिक जो हमारे कई सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनमें भी इसका फ़ायदा होता है, इनमें भी इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो मुद्रादायिनी और नकदी फसलों से दोनों तरफ फ़ायदा होता है। जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं उनसे किसानों को इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो किसान जो पैदा करते हैं वो भोजन के लिए उपयोगी होता है, और हमारी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसमें भोजन भी प्रमुखता से, जैसे हमको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पर सर्वप्रथम जो हमको चाहिए वो रोटी चाहिए, अनाज चाहिए या भोजन चाहिए। तो वो जो खाद्यान्न की फसलें वो अनाज की श्रेणी में आती हैं। ये जो फसलें हैं वो मुद्रादायिनी या नकदी फसलें हैं। तो इससे हमको किसानों को भी फ़ायदा पहुंचता है इससे, क्योंकि इससे उद्योगों को कच्चा माल जाएगा, और उद्योगों को जब कच्चा माल मिलेगा तो औद्योगिक जो निर्माण कार्य हैं, उद्योगों में जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम, जो भी हमारी मुद्रादायिनी या औद्योगिक या व्यावसायिक फसलें हैं उनमें। और सबसे पहला है गन्ना। गन्ने से सभी परिचित हैं, गन्ने का रस भी सभी ने पिया है। यह भारतीय मूल का पौधा है। ठीक है, गन्ना जो है वो भारतीय मूल का पौधा है। इसके पहले हमने एक फसल देखी थी, मक्का, जो पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में लाया गया था। पहले के जो वीडियोज़ थे उसमें अपन ने जब पढ़ा था, खाद्यान्न की फसलें जब पढ़ रहे थे। गन्ना जो है वो भारतीय मूल का पौधा है और बांस वनस्पति का वंशज है। जब हम गन्ने की फसल को देखते हैं तो हमको ये आभास होता है कि ये जैसे बांस के पौधे होते हैं वैसा ही लगता है। तो जो बांस की वनस्पति है उसका वंशज है वो गन्ना है हमारा, जो भारतीय मूल का पौधा है। इसका देश की व्यावसायिक फसलों में भी प्रथम स्थान है। देश की जो व्यावसायिक फसलें होती हैं, जो मुद्रादायिनी फसलें हैं, उनमें गन्ने का प्रथम स्थान है। और हम पढ़ भी प्रथम बार ही इसको ले रहे हैं, दूसरी फसलों के पहले ही। तो ये इससे भी हमको याद रखना है कि पहले जो हमने पढ़ा था वही देश में व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है गन्ना। उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र में विश्व में भी प्रथम स्थान है। और उत्पादन के मामले में विश्व में और उत्पादक क्षेत्र में, यानी जहाँ बोया जाता है, जितनी ज़मीन पर, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर भारत में बोया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है, और विश्व में इसका उत्पादन में हमारा स्थान प्रथम है गन्ने के उत्पादन में। और देश में व्यावसायिक फसलों में भी इसका प्रथम स्थान है। भारत विश्व के 50% से अधिक गन्ने का उत्पादन करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे किसानों को, जिन्होंने भारत को इस विश्व में प्रथम स्थान पर लाए। और विश्व में जितने भी देश हैं उनमें हमारे भारत का क्षेत्रफल अगर गिना जाए और विश्व के अन्य देशों का क्षेत्रफल गिना जाए तो
हमारा क्षेत्रफल बहुत कम आता है यूँ देखने पर, परंतु इसके बावजूद हमारे देश में 50% से भी अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। जैसे इसके पहले के वीडियोज़ में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, शीतोष्ण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये सब। तो उष्ण यानी गर्म, तो उष्णकटिबंधीय भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए 15 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। 40 डिग्री सेल्सियस, अभी तक हमने जितनी भी फसलें पढ़ी उसमें इतना तापमान, अधिकतम तापमान नहीं आया था जितना अभी गन्ने में आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर पढ़ा हमने उष्णकटिबंधीय भाग। तो इसके उत्पादन में 15 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। पानी भी अधिक चाहिए और तापमान भी अधिक चाहिए, और ये दोनों उष्णकटिबंधीय भागों में मिलता है, उच्च तापमान और उच्च वर्षा या उच्च सिंचाई की सुविधाएं। इसके लिए नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त है। ये बार बार ये हमने जितनी भी दूसरी पहले फसलें पढ़ी उसमें भी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इसकी चर्चा हमने पहले के वीडियोज़ में भी करी है, जो चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी है उसकी। तो नदी घाटी के क्षेत्र हैं, उन नदी घाटी के क्षेत्रों में जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी इसको आवश्यकता होती है, और नमी युक्त, पानी की मात्रा भी अधिक। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरी भारत है, जबकि उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उत्पादन क्षेत्र के मामले में उत्तरी भारत, यानी जो उत्पादन इसका क्षेत्र है जहाँ बोया अधिक जाता है, उसके मामले में उत्तरी भारत, अधिक बोने में उत्तरी भारत है। जबकि उत्पादन या पैदावार, जो इसकी उपज होती है, उसका जो हमको गन्ने की जो फसल मिलती है, उस पैदावार के मामले में दक्षिणी भारत आगे है। अब इसके कारण भी अपन आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बोया जाता है उत्तरी भारत में, तो उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा उत्तरी भारत में होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसका उत्पादन या पैदावार दक्षिणी भारत में ज़्यादा है और उत्पादन क्षेत्र उत्तरी भारत में ज़्यादा है। तो इसका रीज़न है दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु। ठीक है ना, दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो दक्षिणी भारत का इलाका है उसके चारों तरफ समुद्र है। तो उस समुद्र से जो पानी भाप बन करके उड़ता है, यानी जो हवा में नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। और अभी हमने देखा था कि इसके लिए जो नमी युक्त क्षेत्र या नमी युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, आर्द्र जलवायु जब भी मिलेगा तो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ेगी। तो इसीलिए दक्षिणी भारत में इसकी पैदावार या इसका उत्पादन अधिक होता है, और उत्तरी भारत में इसका बोने का क्षेत्रफल अधिक है भले, परंतु इसकी पैदावार दक्षिणी भारत की तुलना में अधिक नहीं है। तो दक्षिणी भारत में इसकी पैदावार अधिक होने के पीछे कारण है दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु, जो कि गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुखता से इस गन्ने का उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये प्रमुखता से इसका उत्पादन करते हैं। राजस्थान में अगर देखें तो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में यहाँ पर इसका पैदा किया जाता है, इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में इसको उत्पादित किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने में, चीनी बनाने में और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। गुड़ और चीनी से सब वाकिफ़ हैं। अल्कोहल यानी जो शराब होती है उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अल्कोहल कई बार मेडिकल के क्षेत्र में भी काम आती है, कई बार इसको दूसरे केमिकल्स जो बनाते हैं उसमें भी काम आती है। तो गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अगली हमारी मुद्रादायिनी या व्यावसायिक या औद्योगिक फसल है कपास। कपास से सभी परिचित हैं, चाहे हम सुबह शाम जब दिया जलाएं तब भी, या हम कपड़े पहने तब भी हमें कपास की कहीं ना कहीं याद आती है और याद आनी चाहिए। यह खरीफ की फसल है। कपास है वो खरीफ की फसल है। भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से है। बहुत पुराने समय से भारत के लोगों को कपास से सूती कपड़े बनाने का ज्ञान है। और ये हमने भारत के इतिहास में देखा था कि जब इंग्लैंड वाले यहाँ आए थे तो पहले भारत से वो सूती कपड़ों का उनके वहाँ ले जाते थे, मतलब भारत सूती कपड़े का निर्यात करता था। वो भी कंडीशन थी किसी समय में।
तो भारत को सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से है। इसका उल्लेख मनुस्मृति में भी है और ऋग्वेद में भी है। ये जो 2 बड़े ग्रंथ हैं हमारे, एक तो 4 वेदों में से एक ऋग्वेद, उसमें भी, और मनुस्मृति जो महान ग्रंथ है उसमें भी इसका उल्लेख है खरीफ की फसल कपास का, जिसमें कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते थे। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। हमारी जितनी भी देश की खेती की भूमि है, जहाँ खेती की जाती है, उस भूमि में 6.7% भाग पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है, 6.7% भाग। इसके लिए 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाहिए। कपास की खेती के लिए 20 से 35 डिग्री का तापमान और 80 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना तो तापमान चाहिए 20 से 35, और वर्षा चाहिए 80 से 150 सेंटीमीटर की। इसके लिए गहरी और काली मिट्टी, काली मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, यानी उसमें से पानी बाहर नहीं निकल सकता, यानी पानी ज़्यादा समय तक उसमें से रुक सकता है। जो बड़े कण होते हैं मिट्टी के या मध्यम कण होते हैं, उसमें पानी ज़्यादा समय तक नहीं रुकता। पर काली मिट्टी की विशेषता होती है क्योंकि इसके कण छोटे छोटे होते हैं और एक परत बन जाती है जिससे पानी है वो ज़मीन के अंदर रुका रहता है। तो कपास के लिए गहरी और काली मिट्टी आवश्यक है। और चूने और पोटाश की मात्रा, जिस ज़मीन में चूना और पोटाश की मात्रा अधिक हो वो मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। तो उसके लिए हमारी मिट्टी की कई सारी प्रयोगशालाएं हैं। जो किसान मित्र हैं या जो किसान अधिकारी हैं, वो हर ज़िले लेवल पर मिट्टी की प्रयोगशाला में हैं और वहाँ पर हम हमारे खेतों की मिट्टी की जांच करा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से नहीं हैं, और जिससे हमको किस प्रकार की फसल को बोना चाहिए, किस प्रकार की फसल को नहीं बोना चाहिए, और किससे हमको अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, अगर गहरी काली मिट्टी है तो वो कपास के लिए बहुत अच्छी है, कपास की फसल उसमें बहुत अधिक होगी। भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं। पहली है लंबे और महीन रेशे वाली कपास, जिसके रेशे लंबे होते हैं, महीन यानी पतले होते हैं। एक तो जिसके रेशे लंबे और महीन होते हैं वो कपास, उसका नाम है अमेरिकन कपास, जो कि कुल उत्पादन का 50% है। जितनी भी कपास उत्पादित होती है उसका आधा भाग अमेरिकन कपास का है। अमेरिकन कपास यानी जिसके रेशे लंबे हैं और पतले हैं। और ये जो अमेरिकन कपास है उसको पैदा करने में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आगे हैं। देश का कुल उत्पादन का 50% ये कपास पैदा होती है। दूसरे प्रकार की कपास है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम यानी थोड़े इसके रेशे उससे जो पहली हमने पढ़ी थी उससे थोड़े कम लंबाई के, और जो पहले जो पतले रेशे थे उससे थोड़ा अधिक मोटाई के, जो कुल उत्पादन का 40% है। पहली कुल उत्पादन का 50%, दूसरे नंबर की जो मध्यम रेशे वाली है वो कुल उत्पादन का 40%। और इसके लिए जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर ये मध्यम रेशे वाली कपास उत्पादित होती है, कुल उत्पादन का जो 40% है। तीसरी प्रकार का जो कपास है वो है छोटे रेशे वाली कपास, जो कुल उत्पादन का 10% है। ये 50 पहली, दूसरी 40 और अंतिम जो छोटे रेशे वाली वो 10%, जिसे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में बोया जाता है, जिसके रेशे बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत कम भी उत्पादित की जा रही है। और ये सभी मिला करके सभी राज्य बाकी के जितने भी बचे वहाँ पर कम मात्रा में इसको बोया जाता है। देश में कपास उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से हैं? प्रथम स्थान पर है गुजरात, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा देश में कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। कपास की मांग की अधिकता के कारण हमारे देश में कपास की मांग की अधिकता है और उसके कारण हमको बाहर से कपास को आयात करना पड़ता है। आयात यानी आना, यानी हम वहाँ से कपास को भारत में आने देते हैं। निर्यात यानी निकलना। ठीक है, याद रखने के लिए ये ट्रिक है। आयात यानी आना, निर्यात यानी निकलना। निर्यात यानी हम निकाल रहे हैं यानी बेच रहे हैं, आयात यानी आने दे रहे हैं यानी हम इसको खरीद रहे हैं। तो कपास को हम अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र से आयात करते हैं।
राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में किया जाता है। राजस्थान में ये ज़िले हैं जहाँ कपास का उत्पादन होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़। हमने अभी 2 फसलें पढ़ी, गन्ना और कपास, जो कि मुद्रादायिनी या व्यावसायिक फसलें हैं। तीसरी है तिलहन। तिलहन जैसे इसके पहले के अपने वीडियो देखे थे, उसमें दलहन एक आया था खाद्यान्न की फसलों में, दलहन जिससे दालें बनती हैं, तो उसी तरह से तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है। तो तिलहन की फसल, भारत में विश्व का 10% तिलहन उत्पादित होता है। पूरा विश्व मिलकर के 90% उत्पादित करता है और भारत 10% तिलहन उत्पादित करता है। यह खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जाती है। जैसे हमने दलहन में भी कुछ उदाहरण देखे थे जो खरीफ और रबी दोनों में थे, तो तिलहन भी इसी तरह से खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जाती हैं। मूंगफली और सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती है। ये जो मूंगफली और सरसों हैं वो कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग है। बाकी सब तिलहन की फसलें 20% और ये दोनों मूंगफली और सरसों 80%। यानी सबसे ज़्यादा तिलहन की फसलें अगर भारत में पैदा होती हैं तो वो है मूंगफली और सरसों। ठीक है दोस्तों, मुद्रादायिनी और औद्योगिक फसलों में तिलहन पढ़ रहे हैं और तिलहन में अब हम आगे बढ़ते हैं मूंगफली। यह ब्राज़ील मूल की फसल है। इसके पहले हमने मक्का को देखा था, मक्का पुर्तगाल से आई हुई थी फसल, और ये जो मूंगफली है वो ब्राज़ील से आई हुई फसल है। विश्व का 30% भाग भारत में उत्पादित होता है। ये जो मूंगफली है उसका 30% भाग भारत में उत्पादित होता है। इसके पहले आप कंफ्यूज मत हो जाना, तिलहन की टोटली फसलों का 10% उत्पादित करते हैं हम, परंतु एक एक फसल अगर अलग अलग हम लें तो जो मूंगफली है वो विश्व में जितनी मूंगफली पैदा होती है उसका 30% भाग भारत में उत्पादित होता है, और वो भी खरीफ की फसल के रूप में। तो विश्व का 30% भाग मूंगफली भारत पैदा करता है खरीफ की फसल के रूप में। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 80% दोनों फसलें हैं, मूंगफली और सरसों। तो मूंगफली और सरसों में 45% मूंगफली है, ठीक है ना, बाकी बचा 35% वो सरसों है। तो मूंगफली और सरसों में भी अगर हम कंपेयर करें तो मूंगफली का उत्पादन देश में सबसे अधिक, और विश्व में भी देखा जाए तो भारत 30% उत्पादित करता है। देश में मूंगफली की पैदावार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम राज्य हैं क्रमशः। पहले नंबर पर है गुजरात मूंगफली के मामले में। इसके पहले हमने कपास में भी देखा था, गुजरात प्रथम स्थान पर था। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, जो कि टोटली 85% पैदावार करते हैं ये 5 राज्य मिलकर के मूंगफली का, और बाकी 15% अन्य राज्य। तो सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक मूंगफली की पैदावार में है, जो कि कुल 85% उत्पादित करते हैं देश में मूंगफली को। ठीक वैसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्र। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था, जो जल प्रबंधन वाला जो हमारा पार्ट था जल संरक्षण में, तो उसमें ये देखा था कि राजस्थान नहर से सिंचाई की जा रही है। तो उस सिंचाई क्षेत्र में भी इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। राजस्थान में एक बार फिर देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, अभी हमने तिलहन फसल पढ़ रहे हैं, और तिलहन में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मूंगफली के बारे में, और मूंगफली के बाद अब हम देखेंगे सरसों। विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा है कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में जितना तिलहन है उसका 10% हम पैदा करते हैं, परंतु पर्टिकुलर एक एक फसल का अगर हम लेंगे तो 30% मूंगफली पैदा होती है भारत में, और 70% सरसों पैदा होती है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा सरसों भारत में पैदा होती है। देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है।
ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो 80% था दोनों मिला करके सरसों और मूंगफली, उसमें से मूंगफली है वो 45% और सरसों है वो 35%, दोनों मिलकर के 80%, और बाकी दूसरी तिलहन है वो 20% में जितनी भी आती हैं वो सब तिलहन। देश की 85% सरसों है वो उत्तरी भारत में उत्पादित होती है। देश की 85% सरसों केवल उत्तर भारत पैदा करता है, बाकी 15% दूसरे भारत के दूसरे क्षेत्र हैं वो पैदा करते हैं सरसों में। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सरसों में उत्पादन में भारत के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जो कि टोटल 41% उत्पादित करता है। भारत में जितनी भी फसल तिलहन में सरसों की पैदा होती है, सरसों का 41% लेकर के राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा है। दूसरे नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर चौथे पर गुजरात और फिर बाद में पंजाब और हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में सरसों का राजस्थान में होता है 41%। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर और राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्र में सरसों का उत्पादन होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर और राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्र। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मूंगफली में भी देखा था कि राजस्थान नहर की सिंचाई क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, मूंगफली का भी और सरसों का भी। दोस्तों, हमने अभी तक जो तिलहन हम पढ़ रहे हैं उसमें मूंगफली और सरसों दो को देख लिया। अब तिलहन में अन्य तिलहन फसलें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। वो है अरंडी। अरंडी से भी तेल निकाला जाता है। अरंडी उत्पादन में 65% गुजरात और 25% राजस्थान में होता है और बाकी 10% अन्य राज्यों में होता है। तो अरंडी उत्पादन में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है, प्रथम स्थान पर गुजरात है। अरंडी मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट जैसे ऑयल जो किया जाता है, मशीनें ज़्यादा घिस नहीं जाएं या उनमें निरंतरता बनी रहे, उसके लिए जो स्नेहक या लुब्रिकेंट या ऑयल जिसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं, इसका इस्तेमाल, अरंडी के जो तेल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अरंडी के तेल से साबुन बनाने में और चमड़ा शोधन में अरंडी का तेल काम आता है। सोयाबीन अगली तिलहन फसल है। सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से 70% मध्य प्रदेश, 20% महाराष्ट्र और 10% राजस्थान में। तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश जो 70% उत्पादन करता है, और महाराष्ट्र है वो 20% और राजस्थान 10%। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध में नया वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।